नमस्कार दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करता है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि उस व्यक्ति ने आपके अधिकारों को छीना है। लेकिन क्या हम केवल इतना मान लें कि उसने केवल आपके अधिकारों को छीना है? नहीं, उस व्यक्ति ने एक कानूनी अपराध किया है, उस व्यक्ति ने एक दंडनीय अपराध किया है, उस व्यक्ति ने न्याय के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। और यदि कोई व्यक्ति इतने सारे अपराध कारित कर रहा है तो क्या हम उसे इस प्रकार से छोड़ देंगे? क्या हम अपनी संपत्ति उसी व्यक्ति पर छोड़ देंगे? दोस्तों बिल्कुल नहीं, उस व्यक्ति से संपत्ति छीनी जा सकती है, हम उससे अपनी संपत्ति को वापस ले सकते हैं, लेकिन उसकी एक पूरी कानूनी प्रक्रिया होती है। यदि आप कानूनी प्रक्रिया को अपनाए बगैर उस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी कदम उठाते हैं तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि इसका एक पूरा लीगल प्रोसीजर है कि आप किस तरीके से अपनी संपत्ति उस व्यक्ति से ले सकते हैं। सिविल की कार्रवाई और क्रिमिनल कार्रवाई दोनों कार्रवाई इस मामले में लागू होती है। यदि आप दीवानी मुकदमा करना चाहते हैं अपनी संपत्ति को वापस लेने के लिए, अपने स्वामित्व को जताने के लिए, अवैध कब्जाधारी को वहां से बेदखल करने के लिए, तो वो सिविल की कार्रवाई होगी। लेकिन यदि आप चाह रहे हैं कि उस व्यक्ति को दंडित किया जाए, उस व्यक्ति को दंड दिया जाए कि उसने संपत्ति पर कब्जा किस प्रकार से किया, तो उसके लिए क्रिमिनल कार्रवाई अलग से की जाती है। फिलहाल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सिविल की कार्रवाई किस प्रकार से की जा सकती है और हम उस व्यक्ति से अपनी संपत्ति को किस प्रकार से वापस ले सकते हैं जिसने बिना किसी कानूनी अधिकार के हमारी संपत्ति पर कब्जा किया है। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल अश्मित हरमन को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, आपके अधिकार, कानूनी जानकारियाँ, सरकारी योजनाओं की नोटिफिकेशंस, ये सभी चीज़ें आप तक बिल्कुल मुफ्त में पहुँच सके। इसी के साथ यदि आप किसी भी कानूनी मुद्दे पर कोई जनरल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो बिल्कुल मुफ्त में आप ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें अपनी समस्या का, बहुत ही जल्द मैं उसका आपको उत्तर दूंगा और यदि आवश्यकता पड़ी तो आपसे बात करने के लिए आपको समय दिया जाएगा। दोस्तों मैं बात करता हूं कि आप किस किस तरीके से अपनी संपत्ति को वापस लेने के लिए कानूनी कार्रवाई करा सकते हैं, जो कि सिविल का जो प्रोसीजर होता है वो किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक्ट के बारे में बता दूं, वो होता है विशेष राहत अधिनियम, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। इस अधिनियम को इसीलिए बनाया गया ताकि जनता को तुरंत न्याय प्रदान किया जाए। जनता के यदि अधिकारों का हनन किया जा रहा है तो उनके अधिकारों को बचाया जाए। यदि उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, उनकी संपत्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो उन व्यक्तियों को उनकी संपत्ति वापस दिलाई जाए। इन्हीं सब उद्देश्यों के साथ जो विशेष राहत अधिनियम है वो 1963 में बनाया गया। और जो ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के इसके सेक्शन 5 के तहत आप केस कर सकते हैं, आप एक वाद योजित कर सकते हैं। इसमें आपको अपने दस्तावेज दिखाने होते हैं, आपको ये बताना होता है कि संपत्ति मेरे नाम पर कानूनी रूप से पंजीकृत है और दूसरे व्यक्ति ने बिना किसी कानूनी अधिकार के मुझे मेरी संपत्ति से बेदखल किया है। इसके तहत आप धारा 5 के तहत केस कर सकते हैं यदि आप ऐसा करना चाहते हैं। देखिए बहुत ही जो तीव्रता से किया जाने वाला प्रोसेस होता है, आप बहुत जल्द इससे अपनी संपत्ति वापस ले सकते हैं। ये 4 कंडीशनों में किया जा सकता है। सबसे पहला, यदि किसी को अवैध रूप से उसकी संपत्ति से बेदखल किया गया हो। देखिए आप अपनी संपत्ति पर काबिज थे, आप वहाँ पर रह रहे थे या आप वहाँ पर खेती कर रहे थे, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति, चाहे तो वो आपका पड़ोसी हो या आपका कोई रिश्तेदार हो, यदि उसने बिना किसी वैध अधिकार के या उस संपत्ति को अपना बता करके आपकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है और जो आपका कब्जा था उसमें मदाखलत करके आपको वहाँ से बाहर निकाल दिया गया, आपको वहाँ से बेदखल कर दिया गया, और वो जो उसकी प्रक्रिया थी वो अवैध थी। क्योंकि यदि वो कानूनी प्रक्रिया होती तो न्यायालय का आदेश होता या पुलिस वालों के द्वारा कोई आदेश दिखा करके आपको निकाला जाता। लेकिन यदि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया तो ये जो प्रक्रिया है ये अवैध मानी जाएगी। और जब भी किसी व्यक्ति को अवैध रूप से उसकी संपत्ति से बेदखल किया जाता है तो वो धारा 5 के तहत केस डाल सकता है। वो ये बता सकता है कि संपत्ति कानूनी रूप से मेरे नाम पर पंजीकृत है और दूसरे व्यक्ति के द्वारा बिना किसी वैध प्रमाण के, बिना किसी वैध अधिकार के मुझे मेरी संपत्ति से बाहर निकाला गया। तो सबसे पहले आपको हक मिल जाता है कि आप धारा 5 के तहत ये केस कर सकते हैं। दूसरी इसकी कंडीशन होती है, यदि कब्जा छीनने वाले कानूनी अधिकार के बिना काबिज हो। देखिए जिस व्यक्ति ने आपको वहाँ से हटाया और उसने अपना वहाँ पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसका जो वो कब्जा है वो बिना किसी वैध प्रमाण के है, उसके पास कब्जा करने का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है और वो अधिकारियों के द्वारा पूछे जाने पर ये नहीं बता सकता कि वो संपत्ति उसके नाम किस प्रकार से आई है। तो यदि ऐसी स्थिति होती है तो आपको धारा 5 के तहत केस करना चाहिए, जहाँ पर कब्जाधारी कोई भी प्रमाण नहीं दे सकता, कोई भी डॉक्यूमेंट्री नहीं दे सकता कि ये संपत्ति उसके नाम किस प्रकार से आई है। ये बहुत प्रभावी सेक्शन होता है। यदि आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो एक नज़दीकी वकील से मिलिए
जो सिविल का वकील हो, जो आपको आपके कानूनी मामले में एक अच्छा परामर्श दे सके, आपको बता सके कि शुरुआत से लेकर के अंत तक की प्रक्रिया क्या होगी, कितना इसमें समय लग सकता है, कौन कौन से दस्तावेजों की आपकी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये जानकारी आप उनसे मिल करके पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। तीसरी इसकी कंडीशन होती है, यदि बेदखली का दावा करने वाला वैध रूप से काबिज था। यदि आप ये दावा कर रहे हैं कि आपकी वो संपत्ति थी और आपका उस पर कब्जा था और वो कब्जा आपका वैध था, वो किसी भी प्रकार से अवैध रूप से नहीं किया गया, तो ऐसे में आप ये बता सकते हैं कि हमारा कब्जा वैध था, कानूनी रूप से मान्य था, लेकिन दूसरे व्यक्ति के द्वारा जब अवैध गतिविधियां की गई तो हमें वहाँ से कब्जा छोड़ना पड़ा। चाहे उसने मारपीट की हो, धोखाधड़ी की हो, आपके साथ हिंसा की हो, जिस प्रकार की भी कंडीशन वहाँ पर लगती है वो आपको बतानी होगी। आपको ये बताना होगा कि हमारा कब्जा वैध था, या जो दावा करने वाला है यानी कि आप ये कह रहे हैं कि वो संपत्ति हमारी है, तो आपको ये बताना होगा कि आप जो दावा कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और आप वैध रूप से उस संपत्ति पर काबिज थे। दूसरे व्यक्ति के द्वारा बिना किसी कानूनी अधिकार के, बिना वैध प्रमाण के आपसे आपका कब्जा छीन लिया गया। यदि मुकदमा बेदखली के 6 महीने के भीतर किया गया तो तभी ये मान्य होगा। अब देखिए, यदि उन्होंने आज आपको आपकी संपत्ति से बाहर निकाल दिया गया है तो आप अगले 6 महीने तक आप उस पर दावा कर सकते हैं। जो धारा 5 के तहत है वो आप कर पाएंगे, लेकिन यदि आप 6 महीने से अधिक समय कर देते हैं तो फिर आप इस सेक्शन के तहत लाभ नहीं ले सकते और फिर आप न्यायालय से धारा 5 के तहत आवेदन नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, यदि आपकी संपत्ति से आपको बेदखल किया गया और जिस तारीख को आपको बेदखल किया गया उससे 6 महीने के बाद तक आप ये जो वाद है वो योजित कर सकते हैं। अपने दस्तावेजों को इसके साथ आपको लगाना होगा। आप ये बताते हैं कि जो आपकी संपत्ति थी वो आपके नाम किस प्रकार से आई थी और आपका स्वामित्व संपत्ति में किस प्रकार से था और दूसरे व्यक्ति के द्वारा अवैध गतिविधियाँ की गई। उन्होंने जो अवैध गतिविधियाँ की उनके कारण हमारी जो संपत्ति है वो हमसे छीन ली गई, और यदि वो छीन ली गई है तो वो अवैध रूप से छीनी गई है और हम अपनी संपत्ति को वापस लेना चाहते हैं। ऐसी प्रार्थना आप धारा 5 के तहत कर सकते हैं। आप जो आपके अधिकार क्षेत्र का जो न्यायालय हो आप उसमें जाकर के वाद योजित कर सकते हैं और बहुत ही जल्द अपनी संपत्ति वापस ले सकते हैं। तो ये पहला तरीका था जो आपने जाना धारा 5 के तहत। यदि अवैध कब्जाधारी द्वारा अवैध रूप से आपकी संपत्ति पर कब्जा किया गया और वो 6 महीने के अंदर की घटना है तो आप इस धारा का लाभ ले सकते हैं। दूसरा कार्य आपको करना है वो है धारा 6 के तहत स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 6 के मुताबिक तुरंत कब्जा वापस पाने के लिए भी आप केस दायर कर सकते हैं। इस सेक्शन का जो मैंने आपको 5 सेक्शन बताया इस एक्ट का, उसी के बाद जो 6 सेक्शन आता है उसके बारे में आप ये जानिए उसका प्रोसीजर किस प्रकार से होता है। तो वैध रूप से कब्जे में होना, चाहे मालिक हो या ना हो, यदि आप वैध रूप से कब्जे में थे, वो संपत्ति आपके कब्जे में थी और आप वैध रूप से किसी से छिपा कर नहीं थे, आप उस संपत्ति पर खुला कब्जा रखते थे और निरंतर आपने कब्जा किया है, लेकिन चाहे आप उसके मालिक थे या नहीं थे और आपसे आपका कब्जा छीन लिया गया। देखिए, इसके तहत स्वामित्व का निर्धारण नहीं होता है, वो संपत्ति किस व्यक्ति के नाम है इसका निर्धारण नहीं होता है। केवल ये देखा जाएगा कि वो संपत्ति जिसके लिए आप दावा कर रहे हैं वो संपत्ति आपके कब्जे में थी। तो आप ये बताएंगे कि आप वैध रूप से कब्जे में थे और आप उसके मालिक थे या नहीं थे। इस बात पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है। केवल ये देखा जाएगा कि आप उस संपत्ति पर वैध रूप से कब्जे में थे, आपने खुला कब्जा किया था, आपने निरंतर कब्जा किया था, आसपास के लोग ये जानते थे कि आपका संपत्ति पर कब्जा है। तो आप धारा 6 के तहत आप केस कर सकते हैं। इस धारा के तहत कब्जे को सुरक्षा, स्वामित्व को नहीं। दोस्तों, इस धारा के तहत कब्जे को सुरक्षा दी जाती है, स्वामित्व को नहीं। यानी ये देखा जाएगा कि आपका कब्जा वैध रूप से था या नहीं, वो संपत्ति किस व्यक्ति के नाम है, किसकी उस पर ओनरशिप है, किस व्यक्ति के नाम वो अभिलेखों में दर्ज है, इस बात का निर्धारण इस धारा के तहत नहीं किया जाता। इसमें केवल ये देखा जाएगा कि आपके द्वारा किया गया कब्जा वैध था या नहीं, या जो दावा करने वाला व्यक्ति है वो ये साबित कर पा रहा है कि कब्जा वैध था। यदि आप ये साबित कर सकते हैं कि आपका कब्जा वैध था और आप खुला कब्जा उस पर रखते थे तो आप धारा 6 के तहत लाभ ले सकते हैं। ये बहुत ही तीव्रता से की जाने वाली प्रक्रिया होती है और इसकी एक खास बात यह है कि इसमें जो हारने वाला व्यक्ति होगा वो इसकी अपील नहीं कर सकता। इसी के साथ यदि आपको जबरन हटाया गया है, आपके साथ मारपीट की गई है, दुर्व्यवहार किया गया है, गाली गलौज की गई है, आपके साथ हिंसा की गई है, आपको ज़बरदस्ती वहाँ से बाहर निकाला गया, आपका सामान उठा करके फेंक दिया गया, तो यदि ऐसी कुछ भी स्थिति होती है जहाँ पर जबरन रूप से आपको आपकी संपत्ति से बेदखल किया गया हो तो तब भी आप धारा 6 का लाभ ले सकते हैं और इसकी भी जो समय सीमा है वो 6 महीने की होती है।
यदि आपको आज वहाँ से बाहर निकाला गया तो आप अगले 6 महीने तक इस धारा के तहत आवेदन कर सकते हैं और इस धारा का लाभ ले सकते हैं। यदि आप 6 महीने से ऊपर का समय कर देते हैं तो तब आप इस धारा का लाभ नहीं ले सकते। इसकी एक विशेष बात यह है कि इसमें सरकार प्रतिवादी नहीं बन सकती, यानी ये जो सेक्शन है वो सरकार के खिलाफ नहीं हो सकता। यदि सरकार आपको वहाँ से बेदखल कर देती है तो आप इस धारा के तहत आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो नियम है वो सरकार पर लागू नहीं होता। तो ये दूसरी कंडीशन आपने जानी कि आप किस तरीके से अपनी संपत्ति को वापस लेने के लिए कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं। तीसरी स्थिति बहुत ही प्रभावी है। यदि वहाँ पर शांति भंग होने की संभावना हो तो आप धारा 164 ऑफ BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 164 के तहत आप कार्रवाई करा सकते हैं। अवैध रूप से बेदखल के कारण झगड़े की संभावना यदि है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। देखिए, यदि आपको आपकी संपत्ति से बाहर निकाला गया तो आप निश्चित रूप से वहाँ पर झगड़ा भी कर सकते हैं। आप वहाँ पर शांति भंग होने की संभावना को प्रकट कर सकते हैं। आप पुलिस वालों को ये बता सकते हैं कि मुझे मेरी संपत्ति से बाहर निकाला गया और यदि मैं उनसे लेने जाता हूँ तो वो मेरे साथ मारपीट करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। इसी के साथ आप पुलिस वालों के पास जब शिकायत पत्र देते हैं तो उसके बाद उस शिकायत की रिपोर्ट बनाकर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास या SDM साहब के पास भेजी जाती है और उसमें ये बताया जाता है कि मौके पर शांति भंग होने की संभावना है या नहीं। आपको अपने जो संपत्ति के दस्तावेज है वो इसके साथ लगाने होंगे। आपको ये बताना होगा कि आपका जो कब्ज़ा था वो वैध था। आपको ये बताना होगा कि मुझे मेरी संपत्ति से अवैध रूप से बेदखल किया गया, बिना किसी कानूनी अधिकार के बेदखल किया गया। ये जो सारी बातें हैं आप इस धारा के तहत जब आवेदन करेंगे तो आपको ये बतानी होगी। जब आप शिकायत को दर्ज करा देते हैं उसके बाद पुलिस वाले के द्वारा, जो थानाध्यक्ष होता है, उस क्षेत्र का जो इंचार्ज होता है, उसके द्वारा एक रिपोर्ट बना करके प्रेषित की जाती है SDM साहब के पास। SDM साहब के समक्ष जब वो रिपोर्ट आती है और उन्हें लगता है कि वहाँ पर शांति भंग होने की संभावना है तो वो नोटिस जारी करते हैं। वो नोटिस जारी करेंगे और दोनों पक्षों को अपना दावा पेश करने के लिए 7 दिन का समय देंगे। सबसे पहले आपने कंप्लेन की कि आपकी संपत्ति पर जो कब्ज़ा था उसे हटा दिया गया, वो संपत्ति आपसे छीन ली गई, दूसरे पक्ष ने वहाँ पर कब्जा कर लिया। तो वो जो शिकायत आपने भेजी है, यदि उसमें कुछ दम होता है, आप उसकी ड्राफ्टिंग बेहतर तरीके से कराते हैं, तो फिर पुलिस वाला जांच पर आएगा, वो उसकी रिपोर्ट बना करके SDM साहब के पास भेजेगा यदि शांति भंग होने की संभावना हो। और जब वो वहाँ पर भेज दी जाएगी उसके बाद यदि ये प्रबल संभावना है कि वहाँ पर शांति भंग हो सकती है तो उनके द्वारा, SDM साहब के द्वारा 7 दिन का नोटिस जारी किया जाएगा और दोनों पक्षों को ये कहा जाएगा कि वो अपना अपना दावा प्रस्तुत करें। कौन वहाँ पर काबिज था, वो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, उनके नाम वो संपत्ति किस प्रकार से आई है। और इसमें केवल कब्जा देखा जाता है, स्वामित्व नहीं देखा जाता। देखिए, बार बार स्वामित्व की बात हो रही है तो स्वामित्व ओनरशिप को कहा जाता है। देखिए, जो स्वामित्व है उसके तहत ये देखा जाता है कि संपत्ति कानूनी रूप से किस व्यक्ति के नाम है। तो ये न्यायालय का कार्य होता है और इसमें SDM साहब भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते और उनके द्वारा केवल कब्जा देखा जाता है, स्वामित्व नहीं देखा जाता। पूर्ववर्ती कब्जाधारी को स्वामित्व का कब्जा लौटाने का आदेश दिया जाता है यदि शांति भंग होने की संभावना हो और आपसे आपकी संपत्ति पर कब्जा छीना गया हो तो SDM साहब के द्वारा ये आदेश किया जाता है कि आपको वो संपत्ति वापस मिलेगी और दूसरे व्यक्ति को निर्देश दिया जाता है कि वो आपकी संपत्ति को खाली करे। यदि आप प्रमाणों के साथ ये कह सकते हैं कि आपका कब्जा वैध था और संपत्ति आपके नाम पर दर्ज है, आप ये बता सकते हैं, आसपास के लोगों की आप गवाही करा सकते हैं जिनसे ये साबित होता हो कि आपका कब्जा वैध था और दूसरे व्यक्ति के द्वारा बिना किसी कानूनी अधिकार के आपसे आपकी संपत्ति का कब्जा छीन लिया गया। तो ये तीनों तरीके हैं जिनके तहत आप अपनी संपत्ति कब्जाधारी से वापस ले सकते हैं और ये सिविल की कार्रवाई है। इनके तहत आप अपनी संपत्ति को वापस ले सकते हैं। जो अंत का सेक्शन मैंने आपको बताया 164, वो क्रिमिनल कार्रवाई के अंतर्गत आता है और यदि आप वहाँ पर शांति भंग होने की संभावना हो तो इसके तहत भी आपकी संपत्ति आपको वापस मिल सकती है, वापस आप ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग समझ पाए होंगे किस तरीके से अपनी संपत्ति को वापस लेने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाती है और कभी भी आपको कानून अपने हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है। कभी भी आपको लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं तो ऐसे में आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। हमेशा आपको कानूनी प्रक्रियाओं को अपनाना है और न्याय के मूल सिद्धांतों का पालन करना है ताकि न्याय बचा रहे और जो संपत्ति है वो उसके वास्तविक स्वामी के पास पहुंच सके। तो ये कार्य आपको करना होगा। इसके लिए यदि आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। मैं हर एक सवाल का उत्तर देता हूँ और यदि इसी के साथ यदि आप चाहते हैं अपने मामले पर कोई जनरल गाइडेंस लेना,
बिल्कुल मुफ्त में, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत ही जल्द आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।